दोस्तों 2011 से अब तक रीट में जितने भी प्रश्न सीडीपी से पूछे गए हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं, तो चलिए शुरुआत 2011 के पेपर से करते हैं। दोस्तों पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ एक ही वीडियो में मिलेंगे। ये 2011 का फर्स्ट पेपर है। खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन हैं पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या इनमें से सभी को। दोस्तों खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन हैं दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो दल और समूह में रहने की अवस्था में नहीं होते हैं, वो केवल अपने खिलौनों के साथ खेलते हैं, यानी खेलने की अवस्था ये होती है। वो प्रश्न भी करते हैं और वो अनुकरण भी करते हैं। ये तीनों अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन हैं द्रव्यमान में, द्रव्यमान संख्या दोनों में, संख्या में, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में। दोस्तों ये प्रश्न यूपी टेट में भी कई बार पूछा गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र ये तीनों चीज़ें समझने लगते हैं। अगला प्रश्न है विकास का अर्थ है। ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, दूसरा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, तीसरा है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अभिप्रेरणा और अनुभव के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वो विकास का अर्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों असत्य कथन बताना है विकास के बारे में। पहला है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, ये बिल्कुल सही है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। दोस्तों विकास उकसाने और बढ़ावा देने से बिल्कुल होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये बिल्कुल सही कथन है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। दोस्तों ये भी कथन बिल्कुल सही है। बी कथन गलत है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था का गलत कार्य बताना है। पहला है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, दूसरा है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, तीसरा है व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। दोस्तों ऑप्शन बी सही है इसका, क्योंकि ये कथन गलत है। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, बच्चे ये भूमिकाएं प्राप्त नहीं करते हैं, यानी बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। पहला ऑप्शन है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, दूसरा है कुल मिलाकर हानिकारक होता है, तीसरा है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, चौथा है लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, अगर कोई ऑप्शन बाकी और ऑप्शनों से बहुत ही अधिक बड़ा है,
यहाँ सभी ऑप्शन छोटे हैं, ये इन सभी ऑप्शनों से लगभग दूना बड़ा है। तो 99.99% उसका सही जवाब वही ऑप्शन होता है जो बाकी 3 ऑप्शनों से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, प्रश्न सकारात्मक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? पहला है शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, प्रयत्न एवं भूल अनुबंधन का, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? पहला है मित्रों के द्वारा उपहास, दूसरा है मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, तीसरा है मीन मेक निकालना बंद करना, चौथा है ये सभी। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, मित्रों के द्वारा उपहास। दोस्तों, आपने देखा होगा कि साथ के लोग बच्चों को गाली भी देते हैं। आपके दोस्त भी ऐसा ही करते होंगे और ये उपहास उड़ाना मजाक के अंतर्गत आता है, यानी ये सकारात्मक दंड होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? इनमें से कौन सा उपयुक्त नहीं होगा अभिप्रेरणा के लिए? पहला है यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है। दोस्तों, अभिप्रेरणा लक्ष्य की ओर ले जाती है, ये कथन बिल्कुल सही है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ये भी बिल्कुल कथन सही है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। दोस्तों, दी कथन गलत है, ये उन्हें दूर नहीं रखता है बल्कि उनसे जुड़ने में ज़्यादा कारगर साबित होता है। अगला प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? पहला है अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। दोस्तों, ये कहलाता है अभ्यस्तता, यानी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने के व्यवहार से अवस्थता होती है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दोस्तों, नकारात्मक प्रश्न है, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। दोस्तों, दबाव नकारात्मक शब्द होता है। किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना। दोस्तों, दोहराना भी ये भी नकारात्मक के अंतर्गत आता है। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति संदेश के साथ सहचर्य स्थापित करना। दोस्तों, यहाँ आपको 2 शब्द नकारात्मक दे रखे हैं, लेकिन दबाव शब्द सबसे ज़्यादा नकारात्मक होता है। हमें बच्चों पर किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं बनाना है। ये इसका सही जवाब होगा कि दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना ये नकारात्मक होता है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक का। दोस्तों, यहाँ थोड़ा कुछ टाइपिंग में रह गया है, लेकिन ये कथन सही है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता एवं बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये सभी यानी तीनों कथन बिल्कुल सकारात्मक हैं। अगला प्रश्न है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। पहला है धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में या विद्यालय में। दोस्तों,
इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि विद्यालयों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें एडमिशन की उम्र 6 वर्ष होती है। 6 वर्ष के बच्चे का एडमिशन पहली क्लास में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सिद्धांत व्यक्तित्व करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं। पहला है गुण सिद्धांत के अनुसार, प्रकार सिद्धांत के अनुसार, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार, व्यवहारवाद सिद्धांत के अनुसार। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार। दोस्तों, जैसे जैसे वर्षों की प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि प्रश्न पिछले वर्ष के आधार पर कैसे आगे वर्ष में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि रीट में प्रश्न पिछले वर्षों से मिलते जुलते पूछे जाते हैं। इसीलिए अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो CDP में आपके 20+ नंबर 100% आएंगे, ये हमारी गारंटी है। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है, यानी ऐसा करने के लिए इनमें से कौन सी विधि होगी। पहला है प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या उदात्तीकरण। दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। और इसका भी सही जवाब ऑप्शन बी है, क्योंकि बच्चा घर में होता है या कहीं और होता है और उस जगह से वो खेलने के लिए कहीं और चला जाता है, इसको ऐसे याद रखा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, ये प्रक्रिया विस्थापन कहलाती है। अगला प्रश्न है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन हैं दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। दोस्तों, आवश्यकताओं को संतुष्ट करना सबसे जरूरी होता है, यानी परिस्थिति किस पर डिपेंड करती है, आवश्यकताओं पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। पहला है बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वालीनता। दोस्तों, ये है इसका सही जवाब ऑप्शन डी, स्वालीनता बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी को हमें अलग नहीं पढ़ाना है, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, और इस तरह की शिक्षा कहलाती है समावेशी शिक्षा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, समावेशी शिक्षा द्वारा। समावेशी शिक्षा सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ाने का, कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। दोस्तों, नकारात्मक प्रश्न ज़्यादा पूछ रहा है। पहला है बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होती है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, जिनकी बुद्धि लब्धि 25 से 70 के बीच होती है वो बच्चे मानसिक मंदता के शिकार होते हैं। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, ये भी बिल्कुल सही बात है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अंतः व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना। दोस्तों, वो संबंध अच्छे से बना लेते हैं, ये इसकी विशेषता गलत है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दिमागी स्वच्छता। पहला है शैक्षणिक क्रियाओं का प्रावधान, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है रुचियों की भिन्नता, चौथा है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। दोस्तों, अगर बच्चे शिक्षक से डरेंगे नहीं और उन्हें अच्छा वातावरण मिलेगा तो वो सबसे अच्छा मानसिक स्वास्थ्य यानी सबसे अच्छा
दिमागी तौर पर महसूस करेंगे। अगला प्रश्न है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। पहला है, ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है। दूसरा है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हैं। तीसरा है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। या ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। दोस्तों, कमजोर वर्ग का मतलब होता है सरकार के द्वारा निर्धारित आय से नीचे के आय वाले बच्चों, माता पिताओं के बच्चे। अगला प्रश्न है, दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम से हर वर्ष 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इस वीडियो के बाद हम 2009 से जितने भी प्रश्न बनते हैं एक ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जो 10 से 12 मिनट की होगी, लेकिन उस वीडियो को आप 2 से 3 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देशित किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है। दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि कितने बच्चों की बात कर रहा है। 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है 30 का, 40 का, 45 का या 50 का। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी 40 का अनुपात हो जाएगा। अगर संख्या 90 तक है तो शिक्षकों की संख्या होती है 3, यानी 30 का अनुपात। और 91 से 120 तक की संख्या होती है तो शिक्षक 4 होते हैं। और ये संख्या 120 से जितनी भी ज़्यादा हो तो शिक्षक 5 होते हैं, जिसमें 4 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक, यानी इसका अनुपात हो जाता है 40 का, क्योंकि 200 में अगर 5 का भाग देंगे तो 40 का अनुपात निकलता है, यानी 40 पर 1 शिक्षक। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, यहाँ भी गलत कथन बताना है। पहला है, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। दूसरा है, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। तीसरा है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इनमें से किया जाता है। चौथा है, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। दोस्तों, इसमें से सी कथन गलत है और इसका सही जवाब भी इसीलिए ऑप्शन सी होगा। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, ये कथन गलत है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? दोस्तों, असत्य कथन बताना है। पहला है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। दूसरा है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक होता है। तीसरा है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। चौथा है, शिक्षण अनुवेशन है। दोस्तों, ये डी कथन गलत है, शिक्षण अनुवेशन नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। पहला है, भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को। चौथा है, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? पहला है, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। दूसरा है, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन। तीसरा है, प्रतियोगी परीक्षा पर प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, या इन सभी को।
दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। अगला प्रश्न है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। पहला है कम अवधि की परीक्षाओं को अंतरण। दूसरा है विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का समायोजन। वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न एजेंसियों की स्थापना या विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, कम अवधि की परीक्षाओं को अंतरण। ये दबाव कम करने के लिए सबसे आसान तरीका है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। दूसरा है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। तीसरा है अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। चौथा है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। दोस्तों मूल्यांकन करने का मतलब ऑप्शन डी सही है कि बच्चे शिक्षा को किस स्तर तक सीख पाए हैं, इसकी पुष्टि पोषण करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। पहला है वीडियो अनुकरण को, प्रदर्शन को, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को। दोस्तों तो चलिए चलते हैं 2011 के सेकंड पेपर के चर्चा करने के लिए। दोस्तों ये 2011 की CDP का सेकंड पेपर है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। दोस्तों रीट में नहीं वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं अब तक हमने देखा है। पहला है विकास अंतःक्रिया का फल होता है। दूसरा है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तीसरा है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। चौथा है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, क्योंकि ये कथन गलत दे रखा है। ये विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है। पहला है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। दोस्तों ये चारों अवस्थाएं जीन पियाजे की हैं संज्ञानात्मक विकास से। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, 7 से 12 वर्ष का बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। दोस्तों ये सीटेट का सबसे फेवरेट प्रश्न है। ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी सी है, वंशानुक्रम यानी वातावरण। ये दोनों चीज़ें मानव विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इन दोनों के समायोजन से ही मानव विकास होता है। ये बात आप जान लीजिए। सीटेट, यूपीटेट और रीट ये प्रश्न तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। दोस्तों यहाँ भी नहीं दे रखा है, यानी नकारात्मक। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमने आपको हमारी बहुत सारी वीडियो में ये बात बताई है कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द है वो जीन पियाजे से संबंधित नहीं है बल्कि लेव वाइगोत्स्की से। जब भी आपको सामाजिक शब्द दिखाई देगा उसका संबंध हमेशा लेव वाइगोत्स्की से होगा। जीन पियाजे से सामाजिक और सांस्कृतिक इन दोनों शब्दों का कोई लेना देना नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, सामाजिक संचरण। ये जीन पियाजे के अनुसार सही नहीं है। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? पहला है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। दोस्तों, चर्चा शब्द सकारात्मक के अंतर्गत आता है। दूसरा है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। तीसरा है सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूनिंग। चौथा है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। दोस्तों, एक चीज और याद रख लीजिए, अगर आपको कहीं ऐसे शब्द दिखाई दें जिनका मतलब आप अच्छे से नहीं जानते होंगे या इन शब्दों को आपने पहली बार सुना होगा, तो ऐसे शब्दों को जिस भी ऑप्शन में दे रखे होते हैं 90% उनके वही आंसर सही निकलते हैं। यानी इसका भी सही जवाब ऑप्शन सी है, सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूनिंग। पीआर ट्यूनिंग कहते हैं कंप्यूटर आधारित प्रणाली को। अगला प्रश्न है समस्याओं के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता के विशेषता है। पहला है प्रभावशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये विशेषता है सृजनशील बालकों की। अगला प्रश्न है एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। पहला है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का या इन सभी का। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ये चीज़ें उसने श्रृंखला में सीखी हैं, यानी इसका सही जवाब श्रृंखलागत अधिगम का है। अगला प्रश्न है बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब होगा कि बच्चा जब अपनी मर्जी से कोई कार्य खुद की खुशी के लिए ना कर रहा हो, बल्कि दंड से बचने के लिए या किसी और चीज़ के लिए कार्य कर रहा हो या किसी और के कहने पर। पहला ऑप्शन है प्रशंसा एवं दोषारोपण। दोस्तों, बच्चे प्रशंसा के लिए प्रशंसा कौन करेंगे? दूसरे लोग। दूसरों के कहने पर कार्य कर रहा है, यानी ये बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। प्रतिद्वंद्विता, यानी बाहर की चीज़ों को देखकर कार्य कर रहा है, ये भी इसके अंतर्गत ही आएगा। पुरस्कार के लिए और दंड के लिए, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है। और परिणाम का ज्ञान, दोस्तों अंकों के लिए, ज्ञान के लिए, ये भी बाहर की चीज़ों के लिए कार्य कर रहा है। ये चारों बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से होगा दोस्तों, को कहा जाता है। ऑप्शन है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। दोस्तों, किसी और से सीखना कहलाता है सामाजिक अधिगम। सामाजिक होता है एक दूसरे से सीखने से, यानी यहाँ एक दूसरे से सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न है अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। पहला है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। दोस्तों, अधिगम निर्योग्यता का मतलब होता है उसके अंदर विकार है, यानी अवधान संबंधी बाधा। अगला प्रश्न है अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। पहला है संचार के साधन। दोस्तों, ये तो सभी के लिए प्रभावित होने के कारक होंगे, ना कि व्यक्तिगत। समन्वय समूह, ये भी सही है। अध्यापक, ये भी सही है। परिपक्वता एवं आयु, ये तीनों चीज़ें सभी के लिए एक समान होंगी। परिपक्वता और आयु, यानी बच्चों का विकास भिन्न भिन्न होता है उनकी आयु के अनुसार और उनके परिपक्वता के अनुसार, यानी अधिगम को प्रभावित करने का व्यक्तिगत कारक है बच्चों की आयु और उनकी परिपक्वता। अगला प्रश्न है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं। दोस्तों,
अगर कोई कार्य दूसरे कार्य में सीखने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या विधेयक प्रशिक्षण कहते हैं। और अगर कोई एक कार्य दूसरे के सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे निषेधात्मक कहते हैं, यानी ऋणात्मक, यानी नेगेटिव। और अगर कोई कार्य दूसरे कार्य को ना तो प्रभावित करता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है तो ऐसे कार्य को कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण, यानी यहाँ गेंदबाजी बल्लेबाजी पर कोई प्रभाव नहीं डालती है तो यानी शून्य प्रशिक्षण, और अगर प्रभाव डालती सकारात्मक तो विधेयक और नकारात्मक तो निषेधात्मक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पहला है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। दूसरा है मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या ये सभी। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर। अगला प्रश्न है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने पहला है कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। सीमित अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम ये जानते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और एक ही ऑप्शन में संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में बात कर रहा है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, क्योंकि उन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? पहला है बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उन्होंने किया था ये केवल सृजनात्मकता के संबंध में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? पहला कथन बताना है दोस्तों, यानी इसमें से कौन सा असत्य कथन होगा? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं, ये भी सही है दोस्तों। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी रुचियां खिलौनों में होती हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी रुचियां बदलती रहती हैं। रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। दोस्तों ये उनकी योग्यताएं और अभिक्षमताओं से संबंधित होती है। किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो उसी में ज़्यादा रुचि लेगा, यानी क्रिकेट में अच्छा होगा तो क्रिकेट में ही वो रुचि ज़्यादा लेगा, क्योंकि योग्यता उसकी क्रिकेट की है। रुचियां व्यवहार में आकर्षक एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ये प्रतिबिंब होती हैं ना कि नहीं होती, यानी डी कथन गलत है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अभिवृत्ति है। पहला है एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, ये सबसे बड़ा ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन बहुत ही छोटे हैं और इसका सही जवाब भी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की पहला है नामात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है या आकर्षक भूमिका है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, नामात्र की भूमिका होती है, वृद्धि वंशानुक्रम पर डिपेंड नहीं करती है। अगला प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका भंडार गृह निम्न में से कौन सा होता है? पहला है इदम होता है, परम अहम होता है, अहम होता है, इदम या अहम दोनों होता है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ये इदम होता है।
अगर उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो वो अहम होता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप कि यानी अगर किसी की इच्छा देश का प्रधानमंत्री बनने की है और वो प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसके अंदर अहम हो जाता है, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति होने पर व्यक्ति के अंदर घमंड आता है, यानी अहम आ जाता है। अगला प्रश्न है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। पहला है हिंसा से निपटने में, थकान से निपटने में, दबाव से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। दोस्तों, रक्षा तंत्र सहायता करेगा दबाव से निपटने में। अगला प्रश्न, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? पहला है तादात्म्यीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, अतिकल्पना। अगला प्रश्न है, बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड पर विस्थापित किए गए हैं। पहला है सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्क के स्थान पर बालकों को। दोस्तों, बालकों को जानवर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, यानी लोगों के स्थान पर जानवरों को विस्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? पहला है ब्रेन स्ट्रॉमिंग की, यानी विचारावेश की, व्याख्यान विधि की, दृश्य श्रव्य सामग्री की, इनमें से सभी की। दोस्तों, व्याख्यान विधि बच्चों के लिए ज़्यादा कारगर नहीं मानी जाती है, ये नकारात्मक में आती है। ये इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग की। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई ऐसा शब्द आता है जिसका मतलब आपको आसानी से नहीं पता है तो उसके 90% सही होने के चांस होते हैं। आप ये पूरी वीडियो में पता चल जाएगा आपको ऐसे शब्दों के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। दूसरा है अंतर्निरोध आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। तीसरा है आवश्यकता एवं अंतर्निरोध समान नहीं है बल्कि समानांतर हैं। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ये कथन बिल्कुल असत्य है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था है, ये नहीं, गलत दे रखा है, यानी ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे। दोस्तों, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए, ये प्रश्न आपको हर वर्ष देखने को मिलेगा। आप आगे ये प्रश्न कई बार देखेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? पहला है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। दूसरा है पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। इनमें से सभी। दोस्तों, ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ये इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? पहला है महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। दूसरा है नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए।
दोस्तों यहाँ भी देख लीजिए, हमने आपको बताया था कि जो भी ऑप्शन अगर बाकी 3 ऑप्शनों से बहुत ही अधिक बड़ा हो तो उसका सही जवाब वही ऑप्शन होता है। यहाँ भी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए। दोस्तों 2005 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इनसे आपको हर वर्ष प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और उसकी संरचना की जाती है। दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई ऑप्शन बाकी और ऑप्शनों से बहुत ही अधिक बड़ा है तो उसका सही होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका भी सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। पहला है नवीन ज्ञान की खोज, दूसरा है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, तीसरा है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, चौथा है इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये तीनों बिल्कुल सही कार्य हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। पहला है खुली पुस्तक परीक्षा को, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन को, सामूहिक कार्य मूल्यांकन को, इनमें से सभी को। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। इनमें से सभी कार्यों को सुझाया गया है। दोस्तों अगर आप ये प्रश्न किसी और चैनल पर देख रहे होते, अब तक हमने 60 प्रश्न हल कर लिए हैं, यानी 60 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। 30-30 प्रश्न के लिए और बड़े बड़े चैनल आपका 1 से 1.5 घंटा खा जाते हैं फालतू की बातों में। दोस्तों हमने इतने कम समय में 60 प्रश्नों को चर्चा कर ली। क्या इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे? तो चलिए एग्ज़ाम तक हम आपको ऐसे ही बहुत अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। इससे पहले कि हम 2012 के पेपर की चर्चा करें, आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।